वेलकम क्लास 12। तो जो अभी 11th पास करके क्लास 12th में गए हैं वो लोग जिनका एग्ज़ाम रिज़ल्ट मार्च अप्रैल में आया हो, उन लोगों के लिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो बेसिकली बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सिंपली बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, एडवांस में भी होगा, वो सारे वीडियो भी हम बनाएंगे। लेकिन जिनको बोर्ड लेवल तक देखना है वो बोर्ड लेवल तक देखेंगे, जिनको एडवांस लेवल तक देखने की इच्छा होगी वो अपना एडवांस लेवल तक देखेंगे। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला यूनिट आपका स्टार्ट होता है क्लास 12 से, वो क्लास 12 का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेक्ट? ओके। तो पता नहीं आप लोगों ने 11th में कैसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। हमारा कोशिश रहेगा कि बहुत हद तक हम कवर अप कर पाएँ जो कमी रह गई हो क्लास 11th की। ठीक है ना? और अभी आप लोग करेंगे क्या कि इसको देखें और लिखें, बिल्कुल लिखें, नोट्स बनाएं। बार बार वीडियो निकाल करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके वीडियो में। जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ने कहीं जाते हैं, समझ लीजिए कि आप जो है सो अभी ट्यूशन क्लास में हैं और जो आपको सर बोर्ड पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है? तो पहली बात कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना? तो डिफिनीशन लिखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द branch of physics in which we study about the interaction between चार्जेस इन रेस्ट। सिंपल सी बात है, जब रेस्ट में चार्जेस हो गए उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण फील्ड डेवलप करेगा या जो कुछ भी है ना, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, जो कुछ भी होगा उसको हम लोग किस चीज़ में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है? चार्ज समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज पहले होता क्या है? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो इसके प्रॉपर्टीज हमको इसकी पहचान होती है। क्या है, क्या प्रॉपर्टी हम जानते हैं? जैसे कि प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सन होता है, माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होता है, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है। इसके प्रॉपर्टीज हम लोग इसको पहचानते हैं, इसको हम लोग चार्ज कहते हैं कि चार्जों के बीच में अट्रैक्शन होता है, रिपल्सन होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन ये चार्ज आता कहाँ से है? ये चार्ज आता कहाँ से है? तो सबसे पहली बात कि चार्ज का ओरिजिन क्या है? तो चार्ज का ओरिजिन खुद एटम ही है। एटम ही चार्ज का क्या है? ओरिजिन है। जरा सा बात को समझने के लिए एक बात समझिए, जैसे कोई एटम होता है तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के फॉर्म में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। करेक्ट है ना? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं किसके? न्यूक्लियस के चारों तरफ। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो ये डिफरेंट रीजन के कारण क्या हो सकता है कि इसमें अभी क्या होता है न्यूट्रल स्टेट में, जब न्यूट्रल स्टेट में कोई एटम होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने प्लस चार्ज उतने ही क्या होते हैं? माइनस चार्ज होते हैं, है ना? तो उतने ही माइनस चार्ज होते हैं। तो जितने प्लस और जितने माइनस होते हैं तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। अगर यदि कोई स्पेशल कंडीशन नहीं हो तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कुछ ऐसा अगर हो कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हट जाए या इस पर कुछ एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए, कोई कारण बने कि इससे कुछ चार्ज क्या हो जाए? हट जाए, मैंने इलेक्ट्रॉन हट जाए या कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाए, ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है वो गड़बड़ हो जाएगा, तब वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। तब क्या होगा? अगर लेट सपोज कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो यहाँ एक्सेस ऑफ 4 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये +4e चार्ज इस पर क्या होगा? अपीयर हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग ये सोचें
जस्ट अपोजिट ये सोचें कि इस पर जो है सो क्या हो जाए, 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, या 2 आ जाए, 4 तो आना बड़ा मुश्किल है ना, 2 आ जाए। मैंने एक एटम की बात करते हैं, पूरे सब्सटेंस पर तो बहुत सारे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आते, एक इलेक्ट्रॉन की बात, एक एटम की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस पर -2e के बराबर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन जाती है। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा हो, चलिए उसका भी मज़ा लीजिए। उसको कितना इग्नोर करें हम, सुबह से तो इग्नोर कर ही रहे। ठीक है, तो -2e चार्ज आ जाएगा। ओके, लेकिन जब बात आएगी कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, तो चार्ज है क्या अगर जब बात ये आती है, तब उस जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट मतलब जन्मजात होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर कंटेन्ड इन इट्स एटम, ऐसा हम कह सकते हैं। चार्ज जो है सो किसी भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो उसके एटम में कंटेन्ड होता है। ठीक है, ओके, चलिए ये बात तो हो गया। अब जैसा कि यूजुअली तो हम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। तो कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज, कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज है ना, कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज। तो कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ चार्ज में अगर हम जाएंगे तो ऐसे में 2 बातें आ जाएंगी, 2 बातें नहीं 3 बातें आएंगी। पहला, रबिंग substances against each other। अगर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में रब करते हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 सब्सटेंस को आपने क्या किया, एक सब्सटेंस लिया और एक और सब्सटेंस ले लिया। जैसे कि आपको ग्लास और सिल्क है ना, ग्लास और सिल्क लीजिए। ठीक है जी, मान लीजिए ग्लास आपने लिया और सिल्क लिया, सिल्क are rubbed against each other, उसको रब किया गया, तो क्या होगा, तो ग्लास और सिल्क को अगर रब करते हैं तो होगा क्या कि ग्लास विल लूज electrons and gets positively charged। ठीक है, वहीं सिल्क will gain electron and will acquire negative charge। तो क्या होगा, एक ग्लास रॉड को लेते हैं, सिल्क के अगेंस्ट में उसको रब करते हैं, तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिल्क के ऊपर क्या होगा, निगेटिव चार्ज। यानी ग्लास ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, सिल्क ने उन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये प्रोसेस बनता है आपका किसका, अपीयरेंस ऑफ चार्ज का। ठीक है जी, ओके। चलिए तो हम इसको हटाते हैं और आगे की कहानी। तो पहला कॉज तो हम लोगों ने देखा है अपीयरेंस ऑफ चार्ज का, रबिंग सब्सटेंसेस अगेंस्ट ईच अदर। इसके बाद आगे भी और भी है, तो पहले इस बोर्ड को क्लियर करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो सेकंड कॉज बनता है, सेकंड कॉज जाने से पहले जो हम बोर्ड पर लिखे हैं, उम्मीद है सब लोग उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो को बैक कीजिए और वो जितना भी बात है उन सबको लिख लीजिए। लिखने के बाद जो है सो तब आगे की तरफ बढ़िए, और जो भी लिख रहे हैं बोर्ड पर या लिखने के लिए बोल रहे हैं उसको लिखिए ज़रूर, ठीक है। सेकंड कॉज बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है कि लेट सपोज कोई ऑलरेडी पॉजिटिवली या निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले से ही वो चार्ज है, उसके करीब में अगर कोई कंडक्टर ले आते हैं, ये तो चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके करीब में कोई कंडक्टर ले आते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं भैया? जिसके थ्रू चार्ज फ्लो हो सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर, कंडक्टिंग सब्सटेंस। और कंडक्टर के अंदर होता क्या है? कंडक्टर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर लेट सपोज कि आपने कंडक्टर के करीब में कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाया है, तो ऐसे सिचुएशन में होगा क्या? ऐसे सिचुएशन में होना यह है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इधर इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर खिंच जाएंगे? अट्रैक्शन के कारण। अट्रैक्शन के कारण सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्वायर, यहाँ खिंच जाएंगे, इस तरफ में शिफ्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और इधर में क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। करेक्ट। इसको कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ चार्जेस। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ भी चार्ज अपीयर होगा। हाँ, अलग बात है कि पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा तो इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इधर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हो गई तो ऐसे सिचुएशन में इधर प्लस चार्ज अपीयर हो जाएगा, इधर माइनस चार्ज अपीयर हो जाएगा, है ना। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जितने प्लस थे उतने माइनस थे, तो उसमें कोई चार्ज नहीं दिख रहा था। इसमें अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को ले आए तो इलेक्ट्रॉन खींच करके एक साइड में आ जाएगा, और ऐसे में क्या होगा? आपका क्या होगा कि ये यहाँ चार्ज दिखने लगेगा और यहाँ भी चार्ज दिखने लगेगा। मतलब यहाँ पर अगर कुछ दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट को प्लस को लाइएगा तो उसको रिपेल कर देगा। सीधी सी बात है ना, ये रिपेल कर देगा। चलिए, तो दूसरा तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, अब तीसरा है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत सारी बात होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो क्या उसके अंदर से न्यूक्लियॉन्स निकलते रहते हैं, हीलियम पार्टिकल निकलता है जो चार्ज होता है, करेक्ट, जो अल्फा पार्टिकल निकलता है वो चार्ज होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में भी हमको चार्ज देखने को मिलता है। एक सिंपल एग्जांपल के रूप में हम लोग जरा इस चीज़ को पूरा करें। न्यूट्रॉन न्यूट्रली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रॉन पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 10th तक में जरूर पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अगर एक न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो कि मासलेस होता है और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक कारण बन सकता है किसके लिए? ये कारण बन सकता है न्यूक्लियर चार्ज अपीयरेंस का। तो हम लोगों ने 3 बातें देखी चार्ज अपीयरेंस के। चार्ज अपीयरेंस के 3 रीज़न हो सकते हैं: रबिंग थिंग अगेंस्ट ईच अदर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण जो है सो करंट भी फ्लो होता है सर्किट कंप्लीट होने पर। उस बात को याद रखिएगा, कंडक्टर के थ्रू ही करंट फ्लो होता है। तो ये कहानी बनती है। तीसरी कहानी बनती है न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में हमको चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह निकलता है, न्यूट्रॉन टूटता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, टूट करके निकलता है, वहाँ पर चार्ज देखने को मिलता है। ये 3 मेन कारण बन जाते हैं चार्ज के अपीयरेंस का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स है हम लोग देखेंगे वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, जितनी बात मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको लिखना आवश्यक है, इसलिए सब लोग उसको क्या करें, लिखें जरूर, है ना, उतनी बात तो कम से कम लिखें। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देखिए कुछ समझने लायक बात देखिए, चाहे प्रोसेस जो पिछला में भी हम लोग देखे थे, क्या होता है, रब करते थे, चलिए यहाँ पर उसको रफ यूज़ कर लेते हैं। रब किए थे ग्लास रॉड को, तो ग्लास पर प्लस चार्ज आ गया था, और सिल्क के ऊपर क्या आ गया था, माइनस चार्ज आ गया था। जितना इलेक्ट्रॉन ये दिया था उतना इलेक्ट्रॉन ये रिसीव किया था, उतना ही इस पर प्लस चार्ज आया, उतना ही माइनस चार्ज आया। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही ब्रेक हो रहा है। मतलब मेन रीज़न अगर सोचा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ही में रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है आपके किसके लिए, अपीयरेंस ऑफ चार्ज के लिए। तो यह तीनों ही प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो ही रहा है, टूट के निकल रहा है या जो कुछ भी हो रहा है। मतलब अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट अगर चार्ज है तो या तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है या 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। डिफिशियंसी है या एक्सेस है, एक्सेस है या डिफिशियंसी है, 2 रीज़न में से कोई रीज़न तो बनता ही बनता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है प्लस में, या अगर यदि एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है माइनस में। अगर उस पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो कह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर चार्ज है प्लस में, और वो एक्सेस है 10 करोड़ तो कह सकते हैं कि 10 करोड़ के बराबर उस पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब कि ये जो आदान प्रदान होता है चार्ज का, उसका जो मिनिमम यूनिट है, जो मिनिमम वैल्यू है, वो है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो, करेक्ट है ना। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और लिखते क्या है कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज the charge present on any object will be the integral multiple of minimum possible charge, possible charge that is charge present on 1 electron, और ये 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता कितना है भैया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब प्लस या माइनस होगा, ये बात की बात है ना, प्लस होगा या माइनस होगा। तो क्या लिखा हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल of minimum possible charge, that is charge present on 1 electron। ठीक है जी, है ना। तो if Q is the total charge, then if Q is the total charge, then Q equals to N, जहाँ N क्या है, n 0 हो सकता है, +1 -1 हो सकता है, +2 -2 हो सकता है, +3 -3, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई नंबर होगा। ठीक है, मतलब Q का वैल्यू 7 ही हो सकता है, Q का वैल्यू -18 के बराबर हो सकता है, Q का वैल्यू -1001 ही के बराबर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्या नहीं पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है
तो नहीं पॉसिबल है Q इक्वल टू 3/2E, या इसको कहिए 1.5E, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन ये नहीं होगा, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, आधा इलेक्ट्रॉन की बात होगी ही नहीं, तो फ्रैक्शनल लेंगे, नॉट पॉसिबल, ये नहीं पॉसिबल है। जब भी होगा तो वो नंबर होगा, पूरा का पूरा नंबर होगा, n की वैल्यू, ठीक है जी, n की वैल्यू क्या होगा, पूरा का पूरा होगा, ठीक है जी। अब जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग ये समझें कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज है, चलिए इसको ऐसे समझने की कोशिश करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो अगर यदि हम बात करें किसकी, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम्ब चार्ज है तो उसमें किसने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इफ एनी ऑब्जेक्ट हैज 1 कूलम्ब of charge, then 1 coulomb positive charge, then what is the number of deficient electrons, ठीक है। तो Q की वैल्यू कह रहा है कि 1 कूलम्ब है ना, 1 कूलम्ब है, ठीक। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो रिलेशन है Q इक्वल टू NE, तो 1, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू Q/E, यानी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऊपर 10⁻⁻19 जाकर के 10⁻+19 हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा, 10⁻19 से एक 10 का पावर दे लीजिए तो 10⁻18, और ये क्या होगा 1.6, इससे काटिएगा ये 6.25 आएगा, इंटू 10⁻18 होगा, तो नंबर ऑफ क्या डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स इतने हो जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए इसको नोट कर डालिए, है ना। और आज थोड़ा सा पहले ही दिन हमने स्टार्ट किया है, पीछे जो है सो लोग कहीं शादी वादी हो रही है, बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला दिए हैं, लेकिन मैं रुक नहीं रहा हूँ, पता नहीं वीडियो के अंदर कितना जो है सो इफ़ेक्ट डाल रहा है, ये तो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देख लूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या करना है।